उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इत्ला मुहैया करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद एक बार फिर स्पेशल फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ बॉस, मैंने रॉबर्ट के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं इसके मुताबिक इसका ताल्लुक सिर्फ रेड सिंडिकेट से है और रेड सिंडिकेट सिवाय आम जराइम के और किसी जुर्म में मुलविस नहीं। अलबत्ता रॉबर्ट की एक इंतहाई करीबी दोस्त से ये इत्तला मिली है कि रॉबर्ट का शीटलैंड की किसी खुफिया सरकारी तंजीम से भी ताल्लुक है, लेकिन इस तंजीम के बारे में मज़ीद मालूमात अभी हासिल नहीं हुई। अलबत्ता मैंने इस बारे में चंद बाखबर आदमियों के ज़िम्मे लगा दिया है। जैसे ही कोई इत्तला मिली मैं रिपोर्ट दे दूंगा। दूसरी तरफ से ग्राहम ने कहा, वो सरकारी तंजीम शीटलैंड के कैसे हो सकती है? वो तो ग्रेडलैंड की होगी। शीटलैंड ग्रेडलैंड के मातहत है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। बॉस, गुज़िश्ता साल से शीटलैंड ग्रेडलैंड की बराह रास्त मातहती से निकल गया। अब सिर्फ गवर्नर जनरल ग्रेडलैंड का होता है, बाकी उसे आज़ाद जजीरा करार दिया गया है। और दूसरी बात ये बॉस कि शीटलैंड ने अपनी अलहदा फ़ौज भी तैयार कर ली है और वहाँ दिन रात दिफाही असले पर भी काम हो रहा है। और इस सिलसिले में जो मालूमात मिल रही हैं उसके मुताबिक ग्रेडलैंड का दुश्मन मुल्क ट्रांस शीटलैंड के ज़रे पर्दा इमदाद कर रहा है ताकि शीटलैंड मुकम्मल तौर पर ग्रेडलैंड से आज़ादी हासिल कर ले। इसलिए अब वहाँ तमाम काम इस अंदाज में हो रहे हैं कि जैसे वो अलहदा मुल्क हो। और बॉस, शीटलैंड के करीब 2 और बड़े जजीरे जो पहले ट्रांस के मातहत थे उन्हें भी शीटलैंड के मातहत कर दिया गया ताकि शीटलैंड को अलहदा मुल्क बनवाया जा सके। इसलिए शीटलैंड की भी सरकारी खुफिया तंजीमें हो सकती हैं, ग्राहम ने तफसीलन जवाब देते हुए कहा। लेकिन ग्रेडलैंड ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि शीटलैंड में ग्रेडलैंड ने इंतहाई जदीद असलाह तैयार करने की बहुत सी लेबॉर्ट्रियाँ कायम कर रखी थी। इमरान ने कहा, अब ये लेबॉर्ट्रियाँ शीटलैंड के तहत हैं। असल में इन दोनों ग्रेडलैंड की असम्बली में इन अफराद की कसरत है जिनका ताल्लुक किसी न किसी अंदाज में शीटलैंड से है, इसलिए ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। ग्राहम ने कहा, ओके, बहरहाल तुम इस खुफिया सरकारी तंजीम के बारे में जल्द अज जल्द मालूमात हासिल करो। इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। तो अब शीटलैंड अमली तौर पर अलहदा मुल्क बन चुका है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन दोनों ऐसा ही हो रहा है, छोटे छोटे जजीरे भी अलहदा मुल्क बनते जा रहे हैं। बल्कि ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया और उठ खड़ा हो गया। उसके उठते ही ब्लैक ज़ीरो भी एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। मैं लाइब्रेरी में जाकर शीटलैंड के बारे में मज़ीद मालूमात चेक कर लूँ, क्योंकि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अब हमें वहीं से मिशन मुकम्मल करना होगा, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो ऑपरेशन रूम में पहुंचा ही था कि स्पेशल फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से फॉरेन एजेंट ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, HT के बारे में इतनी इल्ला मिली है कि ये तंजीम शीटलैंड की खुफिया सरकारी तंजीम है। पूरा नाम हैंगिंग डेथ है। खासी वसी और बाविसाइल तंजीम है और उसका जाल ना सिर्फ शीटलैंड बल्कि ग्रेटलैंड में भी फैला हुआ है। लेकिन ये तंजीम इंतहाई खुफिया है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता इतना मज़ीद मालूम हुआ है कि इस तंजीम से एक आदमी क्रूशर मुतल्लिक है और क्रूशर का शीटलैंड में बर्गर्स का कारोबार है। क्रूशर बर्गर्स ना सिर्फ शीटलैंड में बल्कि ग्रेटलैंड में भी बेहद मशहूर हैं, लेकिन क्रूशर सामने नहीं आता, वो खुफिया रहता है, सिर्फ उसका नाम चलता है। ग्राहम ने जवाब दिया। वो रहता कहाँ है, शीटलैंड में या ग्रेटलैंड में? इमरान ने पूछा। कहा तो यही जाता है कि वो शीटलैंड में रहता है, लेकिन बहरहाल हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका, ग्राहम ने जवाब दिया। इसके कारोबार से मुतल्लिक किसी बड़े आदमी को अगवा करके इससे मालूमात हासिल करो, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैंने पहले ही इस सिलसिले में काम शुरू किया हुआ है। अगर काम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। बहरहाल ये तो कन्फर्म हो गया कि HT से मुतल्लिक हैंगी डेथ ही है, लेकिन नाम अजीब है। इसका असल मकसद क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वहाँ D एजेंटों वाला काम के जो नज़र आए उड़ा दो, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद एक बार फिर स्पेशल फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस,
इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ बॉस, अभी अभी इत्ला मिली है कि क्रूशर एचटी के स्पेशल सेक्शन का चीफ है, इससे ज़्यादा मालूम नहीं हो सका। ग्राहम ने कहा। कैसे मालूम हुआ? इमरान ने मखसूस लहजे में पूछा। क्रूशर बर्गर्स बिजनेस का जनरल मैनेजर एक आदमी टॉर्सन है, इसकी एक ख़ास औरत है, इस औरत से मालूमात मिली हैं। ग्राहम ने जवाब दिया। इस टॉर्सन को अगवा कराना था। अगर इस औरत ये बात जानती है तो जाहिर है वो इस बारे में कहीं ज़्यादा जानता होगा। इमरान ने कहा। वो बिजनेस टूर के सिलसिले में कॉर्मन गया हुआ है और उसकी वापसी 1 हफ्ते बाद होगी। ग्राहम ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मतलब है कि अब 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, ये बात सामने आ गई कि रॉबर्ट का ताल्लुक एचटी से है और एचटी का ताल्लुक शीटलैंड से है और शीटलैंड के बारे में भी मालूमात मिल गई, इसलिए बाकी काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस खुद करेगी। इमरान ने कहा। तो आप शीटलैंड जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बहरहाल फार्मूला भी वापस लाना है और इस हैंगिंग डेथ को भी असल हैंगिंग डेथ बनाना है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया ताकि जूलिया को टीम के सिलसिले में हिदायत दे सके। स्याह रंग और नए मॉडल की कार खासी तेज रफ्तारी से जाज सिटी बाहर जाने वाली फराग सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। स्टीयरिंग पर एक लंबे कद का नौजवान बैठा हुआ था, जबकि साइड सीट पर और आदमी मौजूद था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उकबी सीट पर एक थैला मौजूद था जो मुस्ततील शक्ल का था और खासा बड़ा था। जल्दी चलाओ कार रॉफ्ट, कहीं तैयारा क्रॉस ना कर जाए और हम लेट हो जाएं। साइड सीट पर बैठे हुए बड़ी बड़ी मूछों वाले ने कदरे सख्त लहजे में कहा। फिक्र ना करो एम, अभी तैयारा जास्ती पहुंचा ही नहीं और फिर यहाँ इसने निस्फ घंटे तक रुकना भी है। स्टीयरिंग पर मौजूद नौजवान ने, जिसका नाम रॉफ था, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी तेज़ कार चलाओ ताकि तमाम इंतजामात पहले से मुकम्मल कर सकें। बड़ी बड़ी मूछों वाले एम ने जवाब दिया और रॉफ ने कार की रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी। शहर से बाहर निकलकर वो तकरीबन 15 मिनट तक तो इसी मेन रोड पर चलते रहे। फिर रॉफ ने कार एक साइड पर मोड़ दी और आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी फासले पर एक 10 मंजिला बड़ी सी इमारत नजर आ रही थी जिस पर एक जहाज़ी साइज का नियॉन साइज चल बुझ रहा था। नियॉन साइज के मुताबिक ये एक आटो होटल था। थोड़ी देर बाद कार होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। मेन गेट के सामने जाकर रॉफ ने कार रोक दी। कार पार करके जल्दी पहुंचो, एम ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। फिर उसने उकबी दरवाज़ा खोला और उसमें मौजूद बैग को बाहर घसीट लिया। मुझे दे दीजिए, एक वेटर ने आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, ये मैं खुद उठाऊंगा, एम ने खुश्क और सर्द लहजे में कहा तो आगे बढ़ता हुआ वेटर रुक गया। एम थैला उठाए मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। यस सर, काउंटर पर मौजूद एक नौजवान और खूबसूरत लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम एम है और कमरा नंबर 8 10वीं मंजिल मेरे नाम पर बुक है, एम ने कहा। ओह यस सर, लड़की ने जवाब दिया और फिर मुड़कर उसने बोर्ड पर मौजूद एक चाबी उतारी और एम की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, एम ने कहा और फिर थैला उठाए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद 10वीं मंजिल के एक कमरे में मौजूद था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी। यस कम इन, एम ने कहा तो दरवाज़ा खुला और रॉफ्ट अंदर दाखिल हुआ। जाकर चेकिंग करो स्पॉट की क्या पोजीशन है, एम ने रॉफ्ट से कहा। ठीक है, रॉफ ने कहा। उसके साथ ही वो उल्टे पांव वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि एम ने रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एयरपोर्ट, दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। एशिया काउंटर से बात कराएं, एम ने कहा। एशिया काउंटर एयरपोर्ट, एक और नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। रूसी में एम बोल रहा हूँ, एम ने इस बार नाम लेते हुए कहा। ओह यस, दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। पाकिस्तान से आने वाली फ़्लाइट पहुंच गई या नहीं, एम ने पूछा। नहीं, 10 मिनट बाद पहुंचने वाली है, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम इन मुसाफिरों के बारे में पूरी तरह मोहतात रहना जिनके बारे में तुम्हें बताया गया था। अगर वो ड्रॉप हो जाए तो मुझे ट्रांसमीटर पर इतला देनी, और अगर ड्रॉप ना हो तो फिर फ़्लाइट की रवानगी से पहले मुझे इतला देनी है। समझ गई, एम ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया और एम ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रॉफ्ट अंदर दाखिल हुआ। स्पॉट खाली है, रॉफ्ट ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा। ओके आओ फिर चलें, एम ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने एक तरफ रखा हुआ थैला भी उठा लिया। थोड़ी देर बाद वो मखसूस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए होटल की छत पर पहुंच गए, जहां एक तरफ बाकायदा शीट सा बना हुआ था।
सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद करो ताकि कोई अचानक ना आ जाए। एम ने इस शेड की तरफ बढ़ते हुए रॉफ से कहा और रॉफ ने इस्बात में सर हिला दिया। शेड में पहुंचकर एम ने थैला खोला। पहले इसमें से एक दूरबीन निकालकर उसने गले पर लटकाया और फिर थैले में एक अजीब साख्त की मिसाइल गन और उसके लॉन्चर के पार्ट्स निकाल निकाल कर रखने शुरू कर दिए। फिर उसने लॉन्चर को फिट करके उसे शेड में एक मखसूस जगह पर नस्ब कर दिया। इसके बाद उसने मिसाइल गन के पार्ट्स को जोड़ा और गन को इस लॉन्चर पर नस्ब करना शुरू कर दिया। रॉफ्ट खामोश खड़ा ये सब कुछ होता देख रहा था। फिर सेटिंग मुकम्मल करने के बाद एम ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में से एक स्याह रंग का पतला लेकिन लंबा सा डब्बा निकाला और इसको मिसाइल गन की एक मखसूस जगह पर फिट कर दिया। और उससे फिट करने के बाद उसने गले में लटकी हुई दूरबीन को आंखों से लगाया और एक मखसूस सिम्मत में देखना शुरू किया। अब उसे जाज सिटी एयरपोर्ट का रनवे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें एयरपोर्ट पर चारों तरफ लगे हुए ऊंचे खंभों के साथ नीले रंग की मखसूस बड़े बड़े गुब्बारों पर जमी हुई थी। जाज सिटी में हवा का रुख अचानक तब्दील हो जाया करता था, इसलिए यहाँ हर तरफ ऐसे गुब्बारे लगाए गए थे ताकि पायलट जहाज को उतारते हुए और वापस फिजा में ले जाते हुए इन गुब्बारों की मदद से साथ साथ हवा का रुख चेक करता रहे। एम काफ़ी देर तक इन गुब्बारों को देखता रहा और उसने दूरबीन आंखों से हटाई और इस स्याह डब्बे पर मौजूद छोटे छोटे कई बटनों को यके बाद तीसरे प्रेस करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। तैयारे को ऐसी जगह हिट करना एम के इसका मलबा आबादी पर ना गिरे। रॉफ ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम फिक्र मत करो, मलबा समंदर में ही गिरेगा। एम ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी जेब से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और रिमोट कंट्रोलर जितना एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर बाहर निकाल लिया। हल्की हल्की सीटी की आवाज़ इसी में से निकल रही थी। उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो रोजी कॉलिंग, ओवर, उस्मानी आवाज़ सुनाई थी। यस एम अटेंडिंग यू, ओवर, एम ने बटन प्रेस करते हुए कहा। मतलूबा मुसाफिर जास्ती ड्रॉप नहीं हुए और तैयारे में मौजूद हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ये बात कन्फर्म है ना, ओवर, एम ने कहा। हाँ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब बतलाओ फ्लाइट किस वक्त रवाना होगी, ओवर, एम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। 10 मिनट बाद, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड डॉन, एम ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने ट्रांसमीटर को वापस जेब में रखा। थोड़ी देर बाद वो दूरबीन को एक बार फिर आंखों से लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसे दूर एयरपोर्ट से एक तैयारा फिजा में बुलंद होता दिखाई देने लगा, तो उसने उसका रुख चेक किया और फिर दूरबीन आंखों से हटाकर उसने गले में लटकाई और मिसाइल गन के साथ नस्ब इस स्याह बॉक्स को चेक करने लगा। तैयारा आ रहा है, साथ खड़े रॉफ ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, एम ने कहा। उसके साथ ही उसने लॉन्चर की साइड पर लगी हुई एक नॉब को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू किया। लॉन्चर का रुख ऊपर की तरफ होने लगा। अब तैयारा बगैर दूरबीन के भी नजर आने लग गया था। इसका रुख इस होटल की तरफ ही था और लम्हा ब लम्हा वो बुलंद भी होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद यो हेकल तैयारा होटल के काफ़ी करीब आ गया, लेकिन खासी बुलंदी पर मौजूद होने की वजह से उसका हुजम काफ़ी कम दिखाई दे रहा था और फिर होटल से कुछ फासले पर था कि एम ने स्याह बॉक्स की साइड में मौजूद बटन प्रेस कर दिया। लॉन्चर को हल्का सा झटका लगा और फिर मिसाइल गन में से एक स्याह रंग का छोटा सा कैप्सूल बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार से निकला और एक मखसूस एंगल पर बुलंदी की तरफ बढ़ता चला गया। एम और रॉफ की नज़रें इस कैप्सूल पर ही जमी हुई थी, जिसकी रफ्तार बेहद तेज़ थी और इसी लम्हे त्यो हेकल तैयारा होटल के ऐन ऊपर पहुंच गया। दूसरे लम्हे इन दोनों के चेहरों पर इत्मीनान का गहरा तासुर फैलता चला गया, क्योंकि कैप्सूल ठीक उस तैयारे के निचले हिस्से में जा टकराया था और उसके साथ ही तैयारा आगे बढ़ गया था। गुड शो, वो तैयारे से चिपट चुका है, एम ने मुतमईन लहजे में कहा। अब कितनी देर बाद ये फायर होगा, रॉफ ने पूछा। 10 मिनट बाद, जब तैयारा समंदर में काफ़ी आगे जा चुका होगा, एम ने कहा। उसके साथ ही उसने तेज़ी से गन को लॉन्चर से हटाकर उसके पार्ट्स अलहदा करने शुरू कर दिए, जबकि तैयारा अब आगे बढ़कर एक छोटा होते हुए गुब्बारे की तरह नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो गन और लॉन्चर को पार्ट्स में तब्दील करके थैले में डालकर सीढ़ियाँ उतरकर वापस अपने कमरे में पहुंच चुके थे। एम ने जेब से ट्रांसमीटर निकालकर उसे मेज़ पर रखा था। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो, एम ने कहा, तो रॉफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकलने लगी, तो एम और रॉफ दोनों उछल पड़े। एम ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो रोजी कॉलिंग, ओवर, दूसरी तरफ से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यस एम अटेंडिंग यू, ओवर,
एम ने भी तेज लहजे में कहा। टारगेट हिट हो चुका है, अभी इतला मिली है, मुकम्मल तौर पर, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। गुड शो, कितना अंदर हिट हुआ है, ओवर, एम ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। काफ़ी अंदर, अभी इतला आई है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ओवर एंड ऑल, एम ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब टीवी खोल दो, जल्द ही स्पेशल बुलेटिन नशर होगा तो तफसीलात सामने आ जाएंगी, एम ने कहा तो रॉफ ने एक तरफ मौजूद टीवी ऑन कर दिया। उस पर कोई फिल्म चल रही थी। मैं शराब मंगवा लूँ, रॉफ ने कहा और एम ने अस्पात में सर हिला दिया। रॉफ ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस को शराब भेजने का ऑर्डर दिया और रिसीवर रख दिया। फिर उठकर उसने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। चंद लम्हों बाद एक मखसूस वेट्रेस अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब के 2 बड़े बड़े जाम मौजूद थे। उसने दोनों जाम उनके सामने मेज़ पर रखे, फिर खामोशी से वापस चली गई और इन दोनों ने अपने अपने जाम उठाए। फिर उन्होंने जाम ख़त्म ही किए थे कि टीवी पर चलने वाली फिल्म बंद हो गई और इसकी जगह स्पेशल बुलेटिन नशर होने लगा और वो दोनों चौंक कर सीधे हो गए। बुलेटिन में मुसाफिर तैयारी की तबाही के बारे में इतला दी जा रही थी। इसके साथ ही इसके बारे में फिल्म भी दिखाई दी गई। वो दोनों खामोश बैठे ये बुलेटिन सुनते रहे और फिल्म देखते रहे। फिर बुलेटिन ख़त्म हो गया और दोबारा फिल्म शुरू हो गई तो रॉफ ने रिमोट कंट्रोल की मदद से टीवी ऑफ कर दिया। काम हो गया, कोई जिंदा नहीं बचा, एम ने मुस्कुराते हुए कहा। एम, सबकी लाशें तो नहीं मिली, बुलेटिन में तो यही बताया गया है, रॉफ ने कहा। जाहिर है लाशें तो कई रोज तक तलाश की जाती रहेंगी, लेकिन तैयारे का मलबा जिस अंदाज में नजर आ रहा है, ऐसी सूरत में किसी की जिंदा बचाने का स्कोप बाकी नहीं रह सकता और यही बात बुलेटिन में भी बताई गई है, एम ने कहा। और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर उठाया और उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, एम कॉलिंग ओवर, एम ने कॉल देते हुए कहा। यस ओवर, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया, ओवर, एम ने कहा। अभी जो बुलेटिन जारी हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हो, ओवर, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया। यस बॉस, ओवर, एम ने जवाब दिया। क्या मतलूबा लोग इसमें मौजूद थे, ओवर, बॉस ने पूछा। यस बॉस, ओवर, एम ने जवाब दिया। इस बात को कंफर्म कर लिया था या नहीं, ओवर, बॉस ने पूछा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कंफर्म कर लिया गया था, ओवर, एम ने जवाब दिया। ओके गुड शो, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही एम ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रख लिया। आओ अब चलें, एम ने उठते हुए कहा और रॉफ ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर थैला उठाए वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। क्रूशर अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने रखी हुए फोन की घंटी बज उठी और क्रूशर ने रिसीवर उठा लिया। यस, क्रूशर ने 30 लहजे में कहा। जास्टी से स्टॉर्म की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओह अच्छा, बात कराओ, क्रूशर ने चौंक कर कहा। हेलो स्टॉर्म बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। क्रूशर बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है, क्रूशर ने बेचैन से लहजे में कहा। मिशन मुकम्मल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो क्रूशर बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह गुड शो, तफसील बताओ, क्रूशर ने कहा। तैयारे को हिट कर दिया गया है और तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह होकर समंदर में गिरा है। इसमें सवार तमाम मुसाफिर और तैयारे का अमला सब हलाक हो गए हैं, स्टॉर्म ने जवाब देते हुए कहा। क्या हमारे आदमी तैयारे में सवार थे, क्रूशर ने बेचैन से लहजे में पूछा। हाँ, और इस बात का तैयारा तबाह करने से पहले बाकायदा कन्फर्म किया गया था, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनकी मौत की तस्दीक भी कर ली गई या नहीं, क्रूशर ने कहा। तैयारे में कोई आदमी जिंदा नहीं बचा, सब हलाक हो गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, तुम्हारी बकाया रकम तुम्हें पहुंच जाएगी, क्रूशर ने कहा। थैंक यू, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो क्रूशर ने कुरियर दबा कर छोड़ दिया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्रूशर बोल रहा हूँ फ्रॉम स्पेशल सेक्शन, बॉस से बात कराओ, क्रूशर ने कहा। यस, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, चंद लम्हों बाद चीफ बॉस की तहमकाना आवाज़ सुनाई दी। क्रूशर बोल रहा हूँ बॉस, इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया है, क्रूशर ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा। क्या तफसील है, दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। बॉस, जास सिटी में एक इंतहाई फाल और तेज़ ग्रुप है जिसे स्टार्म ग्रुप कहा जाता है। मैंने उसे ये टास्क दिया था कि वो इस जहाज़ को जिसमें इमरान और उसके साथी सफ़र कर रहे हैं, जास सिटी एयरपोर्ट से परवास के बाद फ़िज़ा में ही तबाह कर दे।
स्टाम ग्रुप ऐसे मामलात का माहिर है और इंतहाई जदीद तरीन हथियार वो इस काम में इस्तेमाल करता है। चनाचा ऐसा ही हुआ। उन्होंने पहले कन्फर्म किया कि इमरान और उसके साथी जहाज़ में मौजूद हैं या नहीं। जब वो कन्फर्म हो गए तो उन्होंने इस जहाज़ को जासिटी से परवास के बाद इस वक्त जब वो समंदर पर प्रवास कर रहा था तबाह कर दिया। जहाज़ के अमले समेत इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर हलाक हो गए और इस बात को कन्फर्म कर लिया गया। क्रूशन ने तफसीलन बताते हुए कहा, हाँ मैंने भी स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन सुना है, लेकिन क्या इमरान और उसके साथियों की लाशें मिली हैं? चीफ ने पूछा। लाशें तलाश की जा रही हैं। वैसे यकीनन सालम लाशें तो मिल ही ना सकेंगी, टुकड़े ही मिलेंगे और वो भी शायद सारे मुसाफिरों के ना हों, क्योंकि जाहिर है समंदरी मखलूक को भी तो ग़िज़ा चाहिए होती है। क्रूशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि ये ख़तरा ख़त्म हो गया। ओके वेल डन। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो क्रूशन ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर मुसरत और इत्मीनान के गहरे असरात मौजूद थे और चंद लम्हे बैठा सोचता रहा। फिर अचानक एक ख्याल के तहत उसने रिसीवर उठाया और यके बाद तीसरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से इसकी सिक्योरिटी की मौतवाना आवाज़ सुनाई दी। डॉफ जहाँ भी हो उससे मेरी बात कराओ, क्रूशन ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, क्रूशन ने कहा। डॉफ लाइन पर है बॉस। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी की मौतवाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्रूशन ने कहा। यस बॉस, मैं डॉफ बोल रहा हूँ। दूसरे लम्हे डॉफ की मौतवाना आवाज़ सुनाई दी। मैगी कहाँ है? क्रूशन ने पूछा। मेरे पास बैठी हुई है बॉस, डॉफ ने जवाब दिया। तो फिर तुम दोनों सुन लो कि इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया गया है, क्रूशन ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा। ओह वाकई, कैसे? दूसरी तरफ से डॉफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे क्रूशन की बात पर यकीन ना आया हो। तो क्रूशन ने उसे स्टाफ ग्रुप की कारकर्दगी के बारे में वो सारी तफसील बता दी जो उससे पहले वो चीफ बॉस को बता चुका था। बेज़ाहिर तो वाकई ऐसा ही है, लेकिन बॉस जब तक उनकी लाशें ना मिल सकें हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉफ ने जवाब देते हुए कहा। जिस वक्त तैयारा तबाह हुआ है ये बात कन्फर्म है कि वो इसमें मौजूद थे। तैयारा समंदर में तबाह हुआ है और इस अंदाज में तबाह हुआ है कि अमले समेत कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका, तो फिर उनके जिंदा रह जाने के क्या इम्कानात बाकी रह जाते? क्रूशन ने गुस्सेले लहजे में कहा। बॉस, आपने इस्लाम की तरफ से सिर्फ रिपोर्ट सुनी है, आपने खुद कन्फर्म नहीं किया। इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं और मैगी जासिटी जाकर इस बात को कन्फर्म करें, डॉफ ने कहा। नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो वाकई बच भी गए होंगे तो यकीनन किसी हस्पताल में होंगे। मैं स्टाफ ग्रुप से कह देता हूँ वो मज़ीद चेकिंग करें, क्रूशन ने बड़ा बुरा समूह बनाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, ख्वामख्वाह इस कदर मरूब है इन लोगों से जैसे ये इंसान ना हो गैर मराई मखलूक हो। नॉनसेंस, क्रूशन ने कहा और उठकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। पहले वाकई ही उसका इरादा बन गया था कि उस स्टाफ को मज़ीद चेकिंग का कह दे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि वो चीफ बॉस को हतमी तौर पर उनकी मौत का बता चुका था और मज़ीद चेकिंग का मतलब था कि उसके जहन में शक मौजूद है और जाहिर है चीफ बॉस उसे अपनी तौहीन समझेगा, इसलिए वो खामोश हो गया। इमरान अपने साथियों समेत तैयारे में सवार था। उसके साथ वाली सीट पर जोलिया, जबकि उकबी सीट पर सफदर और कैप्टन शकील बैठे हुए थे। इनके बाद वाली सीट पर तनवीर मौजूद था। इमरान अपनी आदत के मुताबिक सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। तैयारे ने जासिटी एयरपोर्ट से चंद लम्हे कबल परवास की थी और उसका आइंदा स्टॉप कॉर्बन था जहां से वो ग्रेटलैंड पहुंचता। चूँकि उन्हें पाकिस्तान से सफ़र करते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था, इसलिए वो तकरीबन थके थके से नजर आ रहे थे। जूलिया एक रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ थी, जबकि सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों खामोश बैठे थे। इमरान साहब, क्या हमने ग्रेटलैंड से आगे भी जाना है? अचानक उकबी सीट से सफदर ने आगे की तरफ झुकते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान इसकी बात का कुछ जवाब देता, अचानक एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो गया हो। उसके जहन पर यकलक तारीख चादर फैलती चली गई। उसने पूरी कोशिश की अपने जहन पर फैलने वाली इस चादर को रोक दे, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने मकसद में कामयाब ना हो रहा था। लेकिन उसके एहसासात उसे बता रहे थे कि उसका जहन मुसलसल इस जद्दोजहद में मसरूफ़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तारीख चादर से मिटती चली गई और उसके जहन में छाई हुई तारीख की हल्की सी रोशनी में तब्दील होने लग गई। फिर चंद लम्हों बाद इसकी आंखें खोल दी, लेकिन उसके साथ उसके जहन में एक धमाका सा हुआ।
और उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन इस जिस्म मामूली सी हरकत भी ना कर सका। उसके साथ ही उसका शोले की तरह पूरी तरह चौंक उठा तो उसने अपने आप को तैयारी की नशिस्त की बजाय एक बेड पर पड़े हुए पाया। उसके जिस्म पर सुर्ख कंबल और ये कोई हालनुमा कमरा जिसमें और भी बेड मौजूद थे जिन पर इसी तरह के सुर्ख कंबल ओढ़े लोग मौजूद थे। इमरान को हल्की हल्की दर्द का भी एहसास हुआ और एक बार फिर चौंक पड़ा। उसने साथ वाली बेड की तरफ गर्दन मोड़कर देखा तो इस पर कोई एक्रीमियन औरत बैठी हुई थी। इस औरत की आंखें बंद थी और चेहरा सर था। इसको ग्लूकोज की बोतलों के स्टैंड भी मौजूद थे। अभी इमरान ये सोचकर हैरान हो रहा था कि वो तैयारी के बजाय कहाँ पहुंच गया कि अचानक एक खूबसूरत सी गैर मुल्की नर्स उसके बेड के करीब से गुजरी और उसके साथ वो बेइख्तियार उछल पड़ी। ओह, आपको होश आ गया, गुड न्यूज़, इस नर्स ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से मुड़कर इस तरह दौड़ती हुई चली गई जैसे किसी को फौरी तौर पर इत्तला देना चाहती हो। इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। अब इतनी बात वो समझ गया था कि इस खौफनाक धमाके की वजह से जहाज तबाह हो गया है और वो किसी तरह जिंदा बचकर इस अस्पताल में पहुंच गया है। उसी लम्हे उसके जहन में अपने साथियों का ख्याल आया तो एक बार फिर उसका जहन धमाकों की जद में आ गया। या अल्लाह, तू रहीम करीम है, मेरे साथियों को अपनी ईमान में रखना, इमरान ने लाशऊरी तौर पर दुआ मांगते हुए कहा। उसी लम्हे वो डॉक्टर और नर्स के साथ तेज़ी से बढ़ते हुए इसके बेड के करीब आ गई। आपको होश आ गया मिस्टर, गुड गॉड, आप खुशकिस्मत हैं कि इस खौफनाक हादसे में जिंदा बच गए, डॉक्टर ने इस बार झुकते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ डॉक्टर, इमरान ने आहिस्ता से कहा। आपका तैयारा फिजा में तबाह हो गया और समंदर में उसका मलबा और आप सब गिरे। हमारा तिजारती बहरी जहाज वहाँ से कुछ फासले पर था और फिर हमने आप समेत तकरीबन 20 अफराद को समंदर की सतह पर बेहोश और जख्मी हालत में बहते चेक कर लिया। चनाचा हमने आप सबको समंदर से निकाल लिया। इस वक्त आप सब जहाज के अस्पताल में मौजूद हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं कितने अरसे तक बेहोश रहा, इमरान ने पूछा। आपको तकरीबन 20 घंटों बाद होश आया है और आप पहले आदमी हैं जिन्हें होश आया है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मेरे हमरा मेरे साथी भी सफ़र कर रहे थे, उनका क्या हुआ, इमरान ने कहा। हमें आपके साथियों का इल्म नहीं, बहरहाल 20 आदमी जिनमें 6 औरतें भी शामिल हैं बचाए जा सके हैं, इमरान ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब प्लीज़ या तो मुझे हरकत पे आने की इजाज़त दें ताकि मैं अपने साथियों को चेक कर लूँ, या फिर मुझे उनके हुलिये बता देता हूँ, आप चेक करके बता दें, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। आप हुलिये बता दें, आप फौरी तौर पर हरकत नहीं कर सकते, आप खासे ज़ख्मी हैं और आपके जिस्म को क्लिप कर दिया गया है, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो इमरान ने जल्दी जल्दी जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के हुलिये बता दिए। इस खातून का हुलिया आप बता रहे हैं वो स्विस निसाद है, शायद वो भी जख्मियों में शामिल है, बाकी को चेक कर लेते हैं, डॉक्टर ने कहा। इसकी क्या हालत है, इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। सब लोग खतरे से बाहर हैं, अलबत्ता जख्मी ज़रूर हैं और बेहोश भी। बहरहाल उन्हें भी जल्द होश आ जाएगा और जहाज़ कल सामान करसान की बंदरगाह पहुंच जाएगा। वहां आप सबको बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहा। आप प्लीज़ मेरी बाकी साथियों को भी चेक करके मुझे बताएं प्लीज़, इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर उसने नर्स को इमरान को इंजेक्शन लगाने की हिदायत की और ख़ुद वो अपने दूसरे साथियों के साथ मुड़ गया। इमरान का दिल पूरी तरह धड़क रहा था। वो दिल ही दिल में अपने साथियों की तरफ से खैरियत की खबर सुनने की दुआएं मांग रहे थे। आपके साथी मौजूद हैं और बाखैरियत हैं, अब बेफिक्र रहें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने वापस आकर कहा तो इमरान ने बेइख्तियार दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन